ठीक है। और टाइम जो आपको मिलने वाला है वो आपको 1.5 घंटे के मिलेंगे और फुल मार्क्स जो है आपका 40 का रहेगा। ओके, तो आपको यहाँ पर जो है निर्देश पढ़ लेना है एक बार क्या बोला है, बहुत ज़रूरी है वरना आप सभी के क्वेश्चन दे डालोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें निर्देश में क्या दिया है। तो पहले यहाँ पर देखिए कि प्रश्न की संख्या जो है वो कुल जो है 19 रहेंगे। ठीक है, और ये तो लिखा हुआ रहेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव जो है अपने शब्दों में ही उत्तर देना होगा। ओके, तो कुल जो है आपका 19 क्वेश्चन रहेंगे और 19 में से आपको ध्यान रखना है कि 1 से प्रश्न संख्या जो है 1 से 7 तक, यानी 1 से 7 यानी टोटल जो है 7 है। ठीक है, 7 है और 7 क्वेश्चन में से आपको केवल और केवल कितने देने हैं, 5 देने हैं। 1 से 7 तक में आपको 5 का आंसर देना होगा और प्रत्येक आंसर के लिए आपको जो है प्रत्येक आंसर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ओके, मतलब कि आप 1 से 7 तक 5 प्रश्न में से आप 2 अंक का करके अगर चलेंगे तो ये टोटल है 10 मार्क्स का। ओके, 1 से 7 तक में 10 अंक का आंसर होगा। ठीक है, और आगे बोला है इसमें कि प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें भी क्या करना है कि 5 प्रश्नों को देना है और प्रत्येक को हम 50 शब्द में क्या करना है, आंसर देने होंगे। और ये प्रत्येक प्रश्न के जो उत्तर होंगे वो कितने होंगे, कितने अंक दिया हुआ रहेगा, निर्धारित किया गया है 3। तो यहाँ पर 5 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 15, और पहले था 10 अब हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए इसके बाद होगा क्या कि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 19 से 15 से, ठीक है, यानी 15 से कह सकते हैं यहाँ पर 15 से, ठीक है, 15 से प्रश्न संख्या 15 से 19 तक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 3 प्रश्न को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न के कितने मार्क्स हैं, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस पहले था 15 और अब भी 15, यानी 15 15 30 40 फुल मार्क्स। तो आपको पता चल गया 40 मार्क्स का है। तो अब चलिए देखते हैं कि ये 7 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा, आपको जो इच्छा रहे उसी का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन है यहाँ पर दिया है रिंडरपेस्ट से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय रिंडरपेस्ट। ओके, तो चलिए इसका आंसर दे। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर कि रिंडरपेस्ट जो है ये पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग था जो कि अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, और कह सकते हैं यहाँ पर जो अब विश्व में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, यह भैंस एवं कुछ अन्य पशुओं में होने वाला एक बीमारी था। ठीक है, और महामारी था एक तरह से हम बोल सकते हैं। यहाँ पे बोला इस रोग में, ठीक है, इस रोग से ग्रसित पशु को क्या क्या मतलब लक्षण हो सकता है, जैसे ज्वर आना, अतिसार, मुंह से लार टपकना आदि इसके जो है लक्षण देखने को मिलते थे। तो रिंडरपेस्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक तरह से लक्षण है जो पशुओं पर होने वाला एक संक्रमण है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, मतलब कि औद्योगिक क्रांति जो है ये कब और कहाँ हुई थी। जैसे यहाँ पर दिया है वेयर एंड व्हेन डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट, यानी शुरू कहाँ हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी चेक। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से माना जाता है। ठीक है, मतलब औद्योगिक क्रांति जो है वो ब्रिटेन से शुरू हुआ था ऐसे माना जाता है। और कब से शुरू हुआ था, तो 18वीं शताब्दी के पहले और मतलब उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्व में कुछ पश्चिमी क्या बोल सकते हैं, पश्चिमी देशों के तकनीकी या फिर हम कह सकते हैं समाज, ठीक है, समाज, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव जो है आया और इसके अंतर्गत हमें काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला और इसी को ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम जो है वो बताने हैं। ठीक है, 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम। ठीक, तो चलिए इसका भी आंसर करें। तो गाइस ये रहा, ठीक है, घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधन कोयला और लौह अयस्क या सूर्य की प्रकाश की रोशनी से जो मिलने वाला है ये क्या है, एक तरह से सौर ऊर्जा का
ऊर्जा का मतलब क्या है, संसाधन है। तो ये दो आप लिख सकते हैं, आपको कोई भी आप दो चुन सकते हैं, ठीक है। और बता दें आपको कि हमें 1 से 7 तक में केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। तो हमने 1 से 2 तक लगातार 3 क्वेश्चन करे हैं। तो आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे वही क्वेश्चन को कैप्चर कर लीजिएगा, ओके। इसका 4th नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। मतलब सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब को हुई थी और इनके संस्थापक उस टाइम कौन थे, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाए व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस established एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस, ठीक है। तो चलिए ये रहा इसका आंसर। तो इसे भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल जो है जिसका स्थापना ब्रिटिश राज में हुआ था। और ये कब को हुआ था, ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, ओके। अब इसमें कौन कौन थे, मतलब इसके संस्थापक कौन कौन थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा थे, दोनों थे, ओके। आपको ये चीज़ क्या करना है, नोट करना है और नोट करते हुए चलना है और याद करते रहिएगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम ही। इसका 5 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखे, ठीक है। यानी 2 चुनौतियों को क्या करना है, लिखना है। कि जैसे यहाँ पर दिया है राइट एनी 2 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी का हमें 2 चैलेंजेस को लिखना है, यानी चुनौतियाँ को लिखना है। तो लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियाँ जो है निम्नलिखित है उसको हम लिख लेंगे। जैसे आपको ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है तो अगर लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर बोला लोकतांत्रिक की मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित है और हमें 2 बोला है तो हम 2 ही करेंगे। जैसे पहले है बुनियादी आधार की चुनौतियाँ। तो बुनियादी आधार की चुनौती क्या होती है, चलिए इसको बुनियादी आधार की चुनौती है जो यहाँ पर जैसे बोला इस चुनौती में मौजूदा, ठीक है, इस चुनौती में मौजूदा तो इस चुनौती में मौजूदा गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने और सत्ता पर सेना के नियंत्रण का समाप्त करने, ठीक है, समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर जो है शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती आती है। तो पहला चुनौती यही है कि इस चुनौती में मौजूदा गैर लोकतांत्रिक सरकार को गिराने और सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है, ये बुनियादी आधार की चुनौती। अब इसका सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर जैसे नीचे दिया है कि यहाँ पर जैसे दिया है विस्तार की चुनौतियाँ, ठीक है। तो विस्तार की क्या चुनौती है, इस चुनौती में लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों और सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल होता है। तो आपको यहाँ पर इस समय क्या करना है, जो 2 चुनौतियों को लिखना था। तो पहले हमने लिखा बुनियादी आधार की चुनौती और दूसरा है विस्तार की चुनौती। तो आपको दोनों के दोनों क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा को परिभाषित करें, ओके। क्या को परिभाषित करें, मुद्रा को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुद्रा को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है, यानी मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइंड मनी, ओके। तो चलिए देखते हैं मुद्रा को कैसे तो ये है मुद्रा की परिभाषा। तो जैसे यहाँ पर आप अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर बोला मुद्रा में समन्वय स्वीकृति के गुण का होना बहुत ज़रूरी है, या अर्थात हम कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में मुद्रा का अर्थ है धन दौलत जिसके इर्द गिर्द सभी आर्थिक गतिविधियाँ घूमती रहती है। कहने का मतलब है मुद्रा का अगर हम साधारण शब्द में कहें तो मुद्रा का अर्थ होता है धन दौलत जिसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियाँ जो है वो घूमती रहती हैं, ओके। तो आई होप गाइस सबको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा क्या है। तो हमने 6 तक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसको चलिए देख लेते हैं उदारीकरण का क्या तात्पर्य। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर बोला सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों
को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। यानी सरकार जो अवरोधक या बोल सकते हैं प्रतिबंधों को जो हटाने की प्रक्रिया को रखते हैं उसी को कहा जाता है उदारीकरण। तो गाइस हमने कर लिया है 1 से 7 तक का टोटल क्वेश्चन का आंसर, बट आपको केवल और केवल 5 को चुनना है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में से जो आपको 5 को अच्छे लगे इसको उतार लीजिएगा और नोट डाउन करके याद भी कर लीजिएगा, आपके पास टाइम और नहीं बचा है। तो चलिए इसका नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 5 प्रश्न का हमें इस आंसर ही देना होगा, लेकिन यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन का आंसर करा देंगे आपको, ठीक है। तो जैसे 8 नंबर में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू बाजार को विश्व के बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम और सेवाओं से मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना, ये क्या है, एक वैश्वीकरण है, ठीक है। तो उसके बाद हमें बोला इसके निम्नलिखित अवधारणाएं, बोला है कि क्या अवधारणा है, तो इसके निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या अवधारणाएं हैं। तो जैसे यहाँ पर बोला है वैश्वीकरण की अवधारणाएं निम्नलिखित है, तो कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं उन्हें। जैसे फर्स्ट नंबर में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह, ठीक है। और इसका नेक्स्ट विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह, ये हो गया, ठीक है। अब इसका आखिरी और लास्ट वाला जो है पॉइंट का इसमें होगा टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह, मतलब कि हमें वैश्वीकरण का मतलब समझ में आ गया है कि घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार करना, और इसकी अवधारणाएं क्या है हमने 3 लिख लिए हैं, और हमने इसका क्या क्या है पहला, यानी कि 3 मार्क्स का हमने 1 नंबर का आंसर कर लिया है। आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जैसे बोला ब्रिटेन की महिलाएं, ठीक है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों बोले, ठीक है, क्यों बोले थे, मतलब व्हाई डिड वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटिश अटैक द स्पिनिंग जेनी मशीन, मतलब क्यों अटैक किए थे। तो बता दें आपको ये एक सूती बनाने वाला मशीन था, और एक बार में एक मशीन बहुत सारे कामगारों की तरह कार्य कर लेती है, जिसे मतलब मजदूरों की जो है मांग घट चुकी थी, इसी वजह। आंसर भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला करने के पीछे का जो कारण है वो आप लॉजिक जो है कारण है क्यों किए हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे पहले नंबर पर स्पिनिंग जेनी जो है मशीन, स्पिनिंग जेनी मशीन जो है उनकी कताई की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती है, एक समय में बहुत सारे मजदूरों के बराबर काम कर लेती है। इसी कारण से मजदूरों की मांग जो है पूरी तरह से घट गई है, और ये खास करके जो है ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। और बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग यानी खास करके महिलाओं ने नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्यक्त की, और इन्होंने क्या किया, जेनी मशीन पर हमला बोल दिया, ठीक है। उनकी मतलब क्या हो रही थी, कमाई बिल्कुल लुप्त हो रही थी वो जेनी मशीन के वजह से। अब 13 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर बोला है भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के 2 आवश्यक भौगोलिक दशा को भी लिखना है, यानी ऐसे फसल का नाम बताना है और उसको उगाने के लिए कौन कौन सी दशाएं जो है उसको लिखने हैं, और वो भी हमें 2 ही केवल लिखना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जैसे गेहूँ एक खाद्य फसल है, ये भारत के लिए बात हो रही है, ठीक है। और गेहूँ की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ या दशा कह सकते हैं जो निम्न है, और हमें केवल 2 दशाएं बताने को बोला है, तो हमें केवल 2 ही दशा को लिखना है। तो इनमें से देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है, जैसे तापमान पर भी आधारित होता है गेहूँ का फसल, ठीक है। जैसे तापमान यानी टेम्परेचर, तो गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए आपको कितना है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है जब भी आप खेती करिएगा। तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध का क्या मतलब है, तो देखिए ना तो ठंडा
ज़्यादा और ना ही गर्मी ज़्यादा, यानी दोनों मिलके बराबर को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। ठीक है, तो गेहूं की खेती के लिए 20 डिग्री के लगभग तापमान होना जरूरी है। अब इसका नेक्स्ट वाला करते हैं कि इसमें और क्या है। यहाँ पर देखिए कि वर्षा, अब इसका सेकंड जो है इसमें 2 दशा लिखने बोला है। पहला हमने लिखा टेम्परेचर और दूसरा है वर्षा, यानी 50 से, यानी वर्षा जो होगा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर समय पर वर्षा ना हो तो गेहूं की खेती में सिंचाई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने 2 दशा लिखा और एक खाद्य फसल का नाम भी लिख लिए जो भारत के अंदर होती है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। 10 तक हमने कर लिया है, आप 11 का करेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करना। इसी वीडियो में आपको सारे मॉडल का जो है सॉल्यूशन बता दिए जाएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। ठीक है, हाँ मतलब व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल, ठीक है, पार्टी। तो चलिए इसका भी आंसर कर लेते हैं। तो ये आंसर होगा कि राजनीतिक दल ऐसे लोग के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं और देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने या चुनाव लड़ने या संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी को राजनीतिक दल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका BBI है, ये आने लायक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। ठीक है, इसको क्या करना है, लिखना है। जैसे यहाँ पर इन वर्ड फॉर्म इन डेमोक्रेसी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कर। लोकतांत्रिक शासन इस कारण पूरी दुनिया में क्या है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते गए और प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। ठीक है, यह भी क्या बोला यहाँ पर, यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का ही एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखा, मतलब इसे और अनदेखा नहीं की जा सकती है। तो गाइस आप, हमने देख लिया कि ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर का आंसर जो है यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट मारना है। ठीक है, और इसको नोट डाउन करना है और ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी BBI है। आपको इसको क्या करना है, नोट डाउन करके याद ही कर लेने हैं ये चीज़ों को। ठीक है, चलिए आप 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें बोला अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह जो है मध्यस्थता करता है। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारणतः 2 प्रकार के लोग बैंकों में जाते हैं। एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, यानी ज़्यादा धन होता है, और दूसरे वे जिन्हें मतलब धन की जो है ज़रूरत है। तो बैंक में वही 2 तरह के लोग जाते हैं, एक तो जिनके पास ज़्यादा ही पैसे हैं यानी एक्स्ट्रा पैसे हैं, और जिनके पास पैसे ही नहीं है, ज़रूरतमंद लोग ही जाते हैं। बात तो सही है, ऐसे फालतू लोग क्या करेंगे बैंक में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच मध्यस्थता प्रदान करता है। जिनके पास अतिरिक्त धन होता है ऐसे जमाकर्ताओं को बैंक सूद देती है और उन्हें जिन्हें धन की जरूरत होती है उनसे बैंक सूद प्राप्त कराते हैं। ठीक है, धन कर्ज लेने वालों से बैंक सूद की ऊंची दर लेते हैं, जबकि जमाकर्ताओं वे सूद की कमी दर देते हैं। तो और या फिर कह सकते हैं इस प्रकार उनके पास जो धन बच जाता है उससे वे अपना काम चलाते हैं और बैंक की मध्यस्थता से सब वर्गों का कल्याण हो जाता है, साथ ही बैंक का भी होता है। कहने का मतलब है बैंक में तो 2 ही तरह के लोग जाते हैं ना, एक तो जमा करते हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, और एक जो है वो क्या करते हैं, निकासी करते हैं, विथड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यही 2 तरह के लोग जाते हैं। और जो ऋण लेते हैं तो बैंक वाले उनसे कर्ज जो है मतलब इनकम भी इसमें क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट भी ये कर लेते हैं, मतलब कि ऐड कर लेते हैं। तो इससे दोनों का काम चल जाता है, वैसे कल्याण भी होता है और बैंकों का भी काम चल पड़ता है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, ये 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है और नोट करते चलिए और याद भी करते चलिएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। तो चलिए इसका भी आंसर कर लें। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए पर शुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो है विश्व व्यापार संगठन है, इसको 1900 मतलब कि दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यानी 1995 में बनाया गया था। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा। जैसे यहाँ पर आपको बोला है कि सामान्य गेर के स्थान पर लगने के लिए की गई थी। अब यहाँ पे देखिए कि वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं। सभी फैसले सर्वसम्मति से किए जाते हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी प्रमुख आर्थिक शक्तियाँ अपने लाभ के लिए व्यापार नियमों को अपने लाभ के लिए व्यापार नियमों को बनाने हेतु WTO का उपयोग करने में सफल रही है। ठीक है, आगे है जैसे यहाँ पर बोला विकासशील देश अक्सर गैर पारदर्शी और प्रक्रियाओं और बड़ी शक्तियों द्वारा मजबूर किए जाने की शिकायत करते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आप इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिएगा जल्दी से और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अब इसका क्या उद्देश्य है उसको देख। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये सिद्धांत यानी कि ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत क्या कह सकते हैं, ये सिद्धांत जो है एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की नींव है। तो चलिए आप देखते हैं इसका जो है मतलब कि ये क्या उद्देश्य है इनका। तो पहला उद्देश्य तो ये है कि एक देश को अपने व्यापार भागीदारियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसे अपने और विदेशी उत्पादों सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बात तो सही है। इसका नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो क्या है, व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना, और इन बाधाओं में शामिल है सीमा शुल्क और आयात प्रतिबंध का कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क और जो मात्रा को चुनिंदा तरीके से प्रतिबंध करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा इन सारी चीज़ों जैसे यहाँ पर है इनको स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा और ये सबका वीडियो को स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमें दीर्घ प्रश्न उत्तर जो है वो दिए गए हैं और इनमें से हमें 3 को देना है। ठीक है, 5 में से हमें 3 आंसर करना है। तो चलिए यहाँ पर जो 50 नंबर का क्वेश्चन है G17 से आप क्या समझते हैं, या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सक्षम में विस्तार की चुनौतियाँ क्या है। तो चलिए इसका आंसर भी, तो यहाँ पर देखिए कि G17 इसका आंसर हो जाएगा G17 विश्व के G17 7 मतलब कि 77 विश्व के कितना है 777 विकासशील देशों का एक समूह में जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य से संगठित हुए हैं। तो इन 77 देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई है। तो इस नई आर्थिक प्रणाली से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर ही अर्थ में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले और कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने की बेहतर पहुंच मिल सके। तो आप यहाँ पर देख लिए G17 क्या है, 77 क्या है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौतियाँ क्या हैं। तो है गाइस ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला लोकतंत्र के समक्ष निम्न 3 प्रकार की चुनौतियाँ हैं। पहली प्रकार की चुनौती में बुनियादी आधार बनाने की चुनौतियाँ, जैसे वर्तमान गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराना, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौतियां हैं। ठीक है, और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो इसमें बोला है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विस्तार की चुनौतियां, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को भी सभी क्षेत्र या सभी सामाजिक समूह में विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। इसमें स्थानीय सरकारों का भी जो है अधिक अधिकार संपन्न होता है। संघ की सभी इकाइयों के लिए संस्थाओं के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूह की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसका थर्ड पॉइंट है लोकतांत्रिक को मजबूत करना है। इसमें संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधार और उसे मजबूत करना है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो सके।
तो गाइस ये था 16 नंबर का आंसर, जो थोड़ा काफ़ी लंबा है। आपको नंबर भी ज़्यादा लंबे ही देने वाले हैं, मतलब कि स्कोर करने वाले हैं अगर सारे चीज़ों को लिखते चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो यह है 17 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर मुद्रा जो है विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। इसी व्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता और इसीलिए वह मुद्रा की कोई भूमिका जो है नहीं होती है। तो ऐसी वस्तुओं को मुद्रा कहते हैं। एक व्यक्ति अपने उत्पादित वस्तु को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदने में क्या कर सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। तो यही है मुद्रा का विनिमय। मुद्रा जो है, मुद्रा का विवेचना का जो है, इसकी भूमिका जो विवेचना है, यही है। ये 70 नंबर का आंसर है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। और हमने क्या किया है, यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन को करना है। 3 में से हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन को कर लिया है और 1 क्वेश्चन आप करेंगे जो 19 नंबर का है। ठीक है, आप कर लेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, मैं करा दूँगी आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने 18 नंबर का क्वेश्चन करना है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोला, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्ज्वल है। तो क्या क्या कारण है। तो जैसे पहला कारण है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। और इसका दूसरा है, इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। और तीसरा है, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट है, ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेज़ी से प्रचलित हो रही है। या फिर हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, और जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता तो मिलती है, साथ ही साथ यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का जो है ये निभाती है। तो गाइस हमने देख लिया कि इसका 18 नंबर का क्वेश्चन जो है, 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मतलब कि ऊर्जा का भविष्य जो है उज्ज्वल क्यों हो रहा है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स करते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। अब इसका आखिरी क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपको करना है। अगर नहीं भी होता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उनका भी आंसर जो है बता दूँगी। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर लिखना और लाइक शेयर तो भूलना मत। ठीक है, कि इसी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है 10th क्लास का जो है मॉडल सेट सेकेंड टर्म का प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।